हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले हम एक काम तो करते ही हैं, वो आप सब जानते हैं। वो हम क्या करते हैं? यस, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया है, एक बार जल्दी से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से हम क्या करने वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट थे और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जल्दी से उस काम को हम कर लेते हैं। कि रजिस्ट्रेशन कराना है एलएलपी को, तो ये सारी डिटेल अपनी देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी। नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, किस बिजनेस को करना चाहिए, ये सारी डिटेल किसके पास सबमिट करनी होगी? रजिस्ट्रार महोदय के पास ये सारी डिटेल देनी होगी। और कोई बिजनेस जो करना चाहेंगे, वो कैसा बिजनेस करना चाहेंगे, अनलॉफुल के लॉफुल? 100% लॉफुल बिजनेस करना चाहेंगे यार। अनलॉफुल बिजनेस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यस, लॉफुल बिजनेस ही करना चाहेंगे। क्लियर? तो लॉफुल बिजनेस के लिए ही आप अपना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एलएलपी। और दूसरी बात हमने की थी कि एक प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट मोटिव है तभी आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। इफ देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, देन देयर इज नो नीड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी ही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जितनी फी देनी होती है, वो फी भी आप सबमिट करेंगे किसके पास? मिस्टर रजिस्ट्रार के पास। कहां पर? उस स्टेट में जहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट करना है, वहां पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। क्लियर? इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा फाइनली? ये CMA और कोई ऐसा पर्सन जो एलएलपी के फॉर्मेशन में शामिल रहेगा, वो इनको ऑथराइज करेगा। क्लियर? कि इसके हमने सारे काम कर लिए और हमारी तरफ से सारे प्रोविजंस जो है वो सही है, और हमने इस प्रोविजंस की, इस एक्ट की सभी बातों को ढंग से कंप्लाइड किया है। मतलब हमने इस एक्ट के सभी प्रोविजंस को ढंग से समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग ही काम को किया। इंफॉर्मेशन क्या क्या देनी होगी? ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। नाम क्या होगा एलएलपी का, बिजनेस क्या होगा, एड्रेस कहाँ होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, हर एक पार्टनर जो उसमें बनना चाह रहे हैं उसका नेम एड्रेस क्या होगा, मतलब उनका आधार कार्ड हमें चाहिएगा। सारे के सारे पर्सन जो डीपी बनना चाहते हैं, डीपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, नॉट डिस्प्ले पिक। यस, ध्यान रखिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो बनना चाह रहे हैं उनकी क्या रहेगी। और फाइनली कुछ भी ऐसी बात जो प्रेस्क्राइब की जाए, प्रेस्क्राइब कौन करता है? फाइनली सीजी प्रेस्क्राइब करते कि ये काम किया जाना चाहिए। यस, वो इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होगी while at the time of making incorporation, going for the incorporation, if CG prescribes some of the information which is necessary to provide them, yes, you have to provide that. Clear? और साथ में ये भी बताना, अगर कोई पर्सन जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देता है, झूठी इन्फॉर्मेशन देता है, यस, उस पर फाइन लग सकता है, यस, और उनको जेल की सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, यस, रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा कितने दिन में? विद इन 14 डेज। जब डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिए उसके 14 डेज में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे हमारे मिस्टर रजिस्ट्रार महोदय, और आपको कहेंगे ले जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन तुमका हमने कर दिया है, जाओ और अपनी जिंदगी जियो, जाओ एलएलपी जियो अपनी जिंदगी और अपना बिजनेस को रन कीजिए। अब इस पर उनके सिग्नेचर होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। साइन होंगे? बिल्कुल होंगे। मिस्टर रजिस्ट्रार के साइन भी होंगे, ऑथेंटिकेट भी करेंगे ऑफिशियल सील से, और फाइनली करेंगे कंक्लूसिव एविडेंस होता है। एक बात कर रहे थे कि कुछ रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एलएलपी का। यस, एलएलपी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पर सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे, वो सारा भी आपको बताना पड़ेगा, सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी मेड बिटवीन रजिस्ट्रार एंड एलएलपी। क्लियर? तो सारी की सारी ये बातें कैसे भेजनी पड़ेगी आपको? पोस्ट से भेजना पड़ेगा या यूपीसी या रजिस्टर्ड पोस्ट। वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास वेरी केयरफुली। कह रहे जी क्या क्या अपने को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, हम ये काम करना चाहते हैं। इसके बाद कह रहे जी अगर कोई प्लेस आपने चेंज किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज किया है, एग्जाम्पल देते सेक्टर 10 से सेक्टर 20 हो गया, इन दैट केस यस, आपको वो सारी बातें बतानी पड़ेगी रजिस्ट्रार महोदय को, वो सारी की सारी बातें समझानी पड़ेगी कि अब मैं अपना एड्रेस चेंज कर रहा हूं, मैंने चेंज कर लिया है, अर्लियर इट वाज दैट, नाउ इट्स माय प्रेजेंट एड्रेस। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको करनी होंगी, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ कहा गया पॉइंट नंबर 4 में, अगर एलएलपी कोई कॉन्ट्रावेन करती है, तो ये
उन पर फाइन लगाया जा सकता है कितना 25,000 तक मैक्स टू मैक्स, और पनिश भी किया जा सकता है एलएलपी को और इसके पार्टनर्स को भी, हर पार्टनर को। ध्यान सुनेगा, एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, एक एक पार्टनर पर फाइन लगाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नेम कैसा होना चाहिए? नेम वैसा होना चाहिए जैसा सीजी की नजर में वो अनडिजायरेबल नहीं है, सीजी के लिए वो अनडिजायरेबल नहीं है या मिलता जुलता नहीं है, और नाम के लास्ट में एलएलपी तो लगाना जरूरी ही है। क्लियर? नेक्स्ट बात की थी कि रिजर्वेशन ऑफ नेम, यस रिजर्वेशन ऑफ नेम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और रिजर्वेशन पीरियड कितने दिन तक रिजर्व हो सकता है? 3 मंथ तक रिजर्वेशन पीरियड रह सकता है, और रजिस्ट्रार इस बारे में आपको बता देता है कि विद इन 3 मंथ्स आपके रिजर्वेशन नेम का कोई टेंशन नहीं है, आपने जो नाम रिजर्व किया है आप उस नाम से अपना एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करा लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं कराते तो आफ्टर 3 मंथ्स वो नेम आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यस चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी बिल्कुल हो सकता है, अगर लगता है कि पुरानी एलएलपी कोई है उसके नाम से मिलता जुलता हो गया है। क्लियर? या कोई और रीजन की वजह से वो अनडिजायरेबल है, इन द ओपिनियन ऑफ सीजी वो अनडिजायरेबल है, पर गलती से अलाउ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर देगी सीजी किसको सॉरी एलएलपी को विद इन 3 मंथ्स अपना नेम चेंज कीजिए। अगर इन बातों को एलएलपी नहीं मानते तो यस प्रोविजन लग जाएगा, क्या 10,000 से 5 लाख तक फाइन लग सकता है, 10,000 टू 5 लाख लग सकता है, और डीपी पर भी फाइन लगाया जाएगा कितना 10,000 टू 1 लाख तक लग सकता है। फॉर्म नंबर E1 टू E2 E3 दोनों के थे। ई फॉर्म नंबर 1 किसके लिए होता है? नेम रिजर्वेशन के लिए। E2 किसके लिए होता है? एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और ने एलएलपी, और आपका ई फॉर्म 3 किस लिए होता है? जो अग्रीमेंट होता है एलएलपी का उसके हिसाब, जिस जो बातें लिखी जाती हैं सारी, हमारी एलएलपी कैसे रहेगी, हमारे बीच में जो है हमारे अग्रीमेंट कैसा रहेगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे बिटवीन द पार्टनर्स, जो रहता है वो ये स्टेटमेंट रहता है आपका ई फॉर्म नंबर 3 इसके लिए चलता है। क्लियर? ये कितने दिन में सबमिट कराना होता है? 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आपको सबमिट कराना होता है रजिस्ट्रार महोदय के पास। क्लियर? इतना डन। चलिए अब आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं जी पार्टनर और उनके रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर और उनके रिलेशन, पार्टनर कौन? एलएलपी के पार्टनर, और रिलेशन उनके आपस के, एक पार्टनर का दूसरे के साथ रिलेशन या एक पार्टनर का एलएलपी के साथ रिलेशन, ये बातों को बताया गया है। अब हम पहले ही जान चुके हैं, हमें पहले से ही पता है बच्चों कि जो एलएलपी है वो कैसे चलती है, अग्रीमेंट से चलती है। जब अग्रीमेंट से चलती है तो यस रिलेशन कैसे चलेंगे? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट चलेंगे। जो भी उन पार्टनर्स का आपस में अग्रीमेंट हुआ होगा उस अग्रीमेंट के हिसाब से उनके रिलेशन डिसाइड किए जाएंगे। क्लियर? कि इस पर्सन को इतना काम करने का राइट है, इस पर्सन को इतना काम करने का राइट है, एलिजिबिलिटी उनकी कैसे डिसाइड की जाएगी? बिल्कुल अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाएगी। लेकिन रिलेशन की अगर हम बात करें, क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है इन एलएलपी? आंसर इज क्या वो एलएलपी का एजेंट होता है? आंसर इज यस। अगर कोई एक पर्सन, अगर कोई एक पार्टनर कोई काम करता है एलएलपी के लिए तो यस वो उसको बाइंड करता है, आंसर इज यस। लेकिन क्या बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड करता है? आंसर इज सिंपली, क्योंकि इसमें तो क्या बता रखा है, एलएलपी अपना कंपनी की तरह से है। यस आप पार्टनरशिप में अपने काम से दूसरे पर्सन को बाइंड करते, लेकिन इसमें आप अपने काम से दूसरे पर्सन को बाइंड नहीं करते हैं। अब एक बार जो एग्रीमेंट बना दिया तो क्या वो एग्रीमेंट जीवन भर के लिए, होल लाइफ के लिए उस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं? प्यारे बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। और उस एग्रीमेंट में चेंज कर दिया तो क्या मिस्टर रजिस्ट्रार महोदय को बताएंगे नहीं कि जी हमने अपने जो अग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंज किया, तो क्या इसकी इंटीमेशन रजिस्ट्रार को देने की कोई नीड नहीं है? बिल्कुल है सर। तो वो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार महोदय को दे दी जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से
बात करते हैं। आ जाए बुकिश लैंग्वेज पर। क्या रहते हैं पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। इनकॉर्पोरेशन के बाद एलएलपी में द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू बी टू द इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट शेल बी इट्स पार्टनर बेस्ड। वो पार्टनर जो होता है, कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है विद द एग्रीमेंट। यस, एग्रीमेंट होगा उससे ही पार्टनर बनता है, स्टेटस से कभी भी कोई इसमें पार्टनर नहीं बनता। यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट, तभी आप एलएलपी के पार्टनर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जैसे एचयूएफ में कोई पर्सन बर्थ कर लेते ही मेंबर बन जाता, लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं होता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप की रिलेशनशिप कैसी रहती है। क्या अगर कुछ नहीं बताया गया है तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, अग्रीमेंट, बिल्कुल अग्रीमेंट चलेगा। कह रही है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी, यस, एंड द म्यूचुअल राइट्स ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। बिल्कुल इस एलएलपी के पार्टनर्स के अपने साथ जो भी रिलेशन रहेगा वो कैसे चलेगा, बिल्कुल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा जो एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में हुआ है। सपोज XYZ कोई एलएलपी है और मिस्टर T कोई पार्टनर है, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही उनके रिलेशन डिसाइड किए जाएंगे। क्लियर, उनके हिसाब से उसको गवर्न किया जाएगा। कहते हैं क्या कोई चेंज कर सकते हैं, एक बार जो डिसाइड कर ले वही रहेगा, आंसर इज नो, बिल्कुल यस। जो भी हमने पहले बात की वो चेंज कर सकता है, लेकिन उस चेंज की रिपोर्ट, उस चेंज की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देने की नीड है, बिल्कुल है। क्या कहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी, कोई होता है तो यस फाइल विद द रजिस्ट्रार, बिल्कुल रजिस्ट्रार के पास चेंज बता दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको मैंने पहले बताया गवर्नमेंट के पास हम कुछ भी फाइल करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, फी आपको देनी पड़ेगी। यस 100% यू हैव टू पे फी, लिखा हुआ है, मैनर तरीका जो गवर्नमेंट बताएगी, यस, और अकम्पनीड बाय सच फी जो प्रेस्क्राइब की हुई है उसके हिसाब से ही बताया जाएगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, ध्यान सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले कोई एग्रीमेंट बनाया गया है बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यस, के हम जो है इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, हम इसको ऑथराइज कर रहे हैं, जैसे कंपनी में ऑथराइज करते हैं ऐसे ही एलएलपी में भी कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं अपना नाम कि यस वी आर रेडी टू बिकम द पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी। तो वो क्या करेंगे, वो इम्पोज कर सकते हैं कुछ ऑब्लिगेशंस एलएलपी पर, लेकिन वो ऑब्लिगेशन जो इम्पोज कर रहे हैं, वो ऑब्लिगेशन जो इम्पोज की जानी है, वो कह रहे हैं तब तक इम्पोज नहीं की जाएगी इफ आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन सभी के सभी पार्टनर जो पहले काम किया हुआ है इनकॉर्पोरेशन से पार्टनर्स ने उसको रेटिफाई ना कर दे। ध्यान से सुनिएगा, सपोज कोई काम किया गया, कैसे किएगा, इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ पार्टनर्स ने किया, अब इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ पार्टनर्स ने किया तो यस, अब क्या उसकी वर्थ रहेगी, क्या उसकी वैल्यू रहेगी, कैसे उसको लिया जाएगा, बात करते हैं कैसे किया जाएगा, बात समझते हैं। सपोज इनकॉर्पोरेशन से पहले, ये है इनकॉर्पोरेशन की डेट, क्या है, सपोज 20th of September 20। इससे पहले कुछ एग्रीमेंट किया गया, किन्होंने किया, सब्सक्राइबर ने किया, जो इसके सब्सक्राइबर है एलएलपी के, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया। क्लियर, कह जी क्या इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू है, बिल्कुल रहेगी अगर, बिल्कुल रहेगी अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी 100% जितने भी पार्टनर हैं वो इस एग्रीमेंट को जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हो चुका है उसको रेटिफाई कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं मतलब ओके कर देते हैं कि यस हमको ये मान्य है, हम इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तभी अलाउेबल है, अदरवाइज अलाउेबल नहीं है। क्या करें, सारे के सारे पार्टनर, रेटिफिकेशन का मीनिंग तो पता है ना, या भूल गए या याद दिलाए, यस,
पेप्सी के ग्लासेस लेकर जा रहे थे बर्थडे पार्टी में और ग्लास टूट गए सर, याद आया? रेटिफिकेशन इज लाइक दैट। यस, रेटिफिकेशन मतलब प्रीवियस एक्ट को ओके कर देना, प्रीवियस एक्ट को कोई कंसेंट दे देना, दैट विल बी कॉल्ड एज रेटिफिकेशन। क्लियर? तो इनकॉर्पोरेशन से पहले के कुछ एक्ट, कुछ काम जो किए गए हैं, क्या उनको रेटिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं 100% पार्टनर कहेंगे तो ही रेटिफिकेशन होगा, अगर 100% नहीं करेंगे तो रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? चलिए बातों को समझते हैं, आगे करते हैं चीजों को क्लियर। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिएगा। An agreement in writing made before the incorporation, बिल्कुल incorporation से पहले, between the persons who subscribe their name to the incorporation document may impose obligation of LLP। LLP पर कुछ obligations create कर सकते हैं। हमने incorporation से पहले सब्सक्राइब करते समय ही ये कहा था कि ऐसे काम होगा, तो यस, क्या वो होगा? बिल्कुल होगा। अगर इफ एंड बट है यहाँ पर, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन है, शर्त लगा दी गई है, शर्त है आपकी, कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रही है? प्रोवाइडेड सच अग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स। ओके भाई, 100% ऑफ द पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर कह दें इनकॉर्पोरेशन के बाद कि हमें इनकॉर्पोरेशन से पहले वाली बातें अलाउेबल है, तो अलाउेबल की जाएंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। कह रहे अगर कोई म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, कोई इसके विषय में, कोई इस संबंध में कोई अपना एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, किसका? पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। अग्रीमेंट हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो यस, वी विल गो टू द फर्स्ट शेड्यूल। पहले भी पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड करते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में डिसाइड की जाती है। अगर कुछ नहीं बताया जाए तो फर्स्ट शेड्यूल में डिसाइड की जाएंगी, अगर बता दिया है तो वैसे ही चलेगा, नहीं बताया तो फर्स्ट शेड्यूल में डिसाइड की जाएंगी। जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप डीड होती है तो कुछ प्रोविजंस होते हैं, नहीं होती है तो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोविजंस होते हैं, वही अप्लाई होते हैं। सेम केस, अगर डीड है, अगर अग्रीमेंट है तो वैसे ही म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी रहेगा, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है तो यस, फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड हो जाएंगे क्या? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में जो भी कंडीशन चल रही है वो फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करते हुए चल जाएगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिटेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, आज मिस्टर एक्स जो है वो एलएलपी छोड़कर जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अब एलएलपी से खत्म हो चुका है, वो इस एलएलपी के पार्टनर बने रहना नहीं चाहते हैं, तो क्या जा सकते हैं? आज डिसाइड किया और आज ही जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले उनको क्या काम करना होगा? नंबर 1, अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है जा सकते हैं, आज ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो यस, उनको 30 डेज मिनिमम का नोटिस देना होगा पहले कि यस आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द एलएलपी, मैं एलएलपी से रिजाइन करना चाहता हूं, तो यस आपको कर दिया जाएगा, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। बात क्या बता रहा है? अगर अग्रीमेंट हो तो कभी भी, अगर अग्रीमेंट हो तो कभी भी आपस में डिसाइड किया हुआ है कि मैं 1 साल बाद चले जाऊंगा, मैं 2 महीने बाद चला जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं 10 दिन बाद चला जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा पार्टनर को, मिनिमम 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, तभी अलाउड है, अदरवाइज नॉट। चलिए बात करते हैं। ए पार्टनर में सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपीएस, हो सकता है इन अकॉर्डेंस विद एन अग्रीमेंट, जो भी उनके बीच में अदर पार्टनर के साथ एग्रीमेंट रहता है, या और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है अदर पार्टनर्स के साथ, सिचुएशन ऑफ बीइंग ए पार्टनर, यस वो पार्टनर नहीं बने रहना चाहता है, तो क्या पोजीशन है? क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा, बिल्कुल बोलने से बात नहीं बनेगी, फोन पे कह दिया ए भाई अपन पार्टनर नहीं रह रहे कल से, ऐसा नहीं बोल सकते,
राइटिंग में देना पड़ेगा। कितने दिन पहले? कम से कम 30 दिन का। अदर पार्टनर्स को अपनी इंटेंशन, यस कि मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता। क्लियर? बिल्कुल, बात समझ गए। अगर एग्रीमेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी। एग्रीमेंट नहीं तो 30 दिन पहले कम से कम बताओ राइटिंग में, तब भी हो सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे एक पर्सन शैल सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपीएस। बिल्कुल, वो पार्टनर नहीं रह पाएगा। कब? अगर उसकी डेथ हो जाए, यस, डिसोल्यूशन हो जाए एलएलपी का, अंडरस्टूड है। डेथ हो जाएगी तो कैसे रहेगा, और डिसोल्यूशन ही हो जाए एलएलपी तो पार्टनर नहीं रहेगा। बेसिक बात है। कह रहे जी अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, यस, क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको कह देती है अब ये अनसाउंड माइंड का हो गए हैं, अब इनका दिमाग, इनका माइंड, इनकी जो इंद्रियां हैं इनके बस में नहीं है, तो यस उसको बंदा बोलते हैं अनसाउंड माइंड। क्लियर? विच इज नॉट ए साउंड माइंड, यस द पर्सन विल बी कॉल्ड एज अनसाउंड माइंड। अगर उनको डिक्लेयर कर दिया कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कि वो अनसाउंड माइंड के पर्सन है, इन दैट केस वो पार्टनर नहीं रहेगा। एंड लास्ट थिंग, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, या तो डिक्लेयर कर दिए उन्होंने, एप्लीकेशन दे दी है, तभी वो पार्टनर, तभी वो अपना पर्सन जो है वो पार्टनर नहीं रह पाएंगे एलएलपी के। क्लियर? चलते हैं बात। वेयर पार्टनर है सी टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, जिस पर्सन जब नहीं रहता एलएलपी का पार्टनर, तो कह रहे एज स्टिल बीइंग ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, यस वो बने रहता है बिल्कुल पार्टनर जब तक वो नोटिस नहीं देता। जब तक वो पर्सन नोटिस नहीं देता कि एलएलपी का मैं पार्टनर अब नहीं रहा हूं, या वो नोटिस नहीं देता किसको, एलएलपी का नोटिस नहीं देता रजिस्ट्रार को, तब तक वो फर्म के एलएलपी के पार्टनर बने रहते हैं। नोटिस दे दे किसको, या तो नोटिस दे दे एलएलपी को, एलएलपी को नहीं दे कोई बात नहीं, तो किसको दे दे, रजिस्ट्रार को दे दे, दोनों में से किसी को दे दे, नो टेंशन, उस दिन से ही वो एलएलपी के पार्टनर नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज वो पार्टनर माने जाएंगे। लेकिन सपोज अगर वो पार्टनर आज से नहीं रहे, उनके टाइम पर कुछ काम किए गए थे, क्या उन काम की, उन एक्ट्स की जिम्मेवारी उनकी बनेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनेगी? आंसर इज यस। अगर वो आज छोड़कर भी जा रहे हैं, एलएलपी को छोड़कर भी जा रहे हैं, तो उनके टाइम पर जो भी काम किए गए थे, जो भी एक्ट किए गए थे, उन चीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइबिलिटी इनकर हो रही होगी, उससे उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उनसे उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ही विल रिमेन लाइबल। क्लियर? चलिए बात करते हैं। द सीजेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी or to the other partners or to any person which he incurred while being a partner। कह रहे उस चीज से उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर जो सीज हो जाता है, मतलब उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहता है एलएलपी का, दिस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से ही चला जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करें हैं, जो पर्सन सीज हो चुका है, फॉर्मर पार्टनर, कह रहे जो उनका शेयर इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपीएस। उनका शेयर बिल्कुल मिलेगा। किस केस में? अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है एज ए कैपिटल एलएलपी को, वो उनके फैमिली मेंबर्स को दे दी जाएगा। क्लियर? एंड उनके राइट्स जो शेयर में रहेंगे, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है धीरे धीरे करके, ये उस एक्यूमुलेशन में उनका भी पूरा राइट रहेगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है उनको डिडक्ट कर लिया जाएगा। सपोज प्रॉफिट हुआ 100, लॉसेज है 40, 60 बच गया। इफ 60 में उनका शेयर निकाल लिया जाएगा, जैसे हम पार्टनरशिप में निकालते हैं, उनका शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करें जी। ए फार्मर पार्टनर और ए पर्सन एंटाइटल टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। यस, अब अगर वो चले गए हैं तो यस उनको कोई राइट नहीं है वो एलएलपी के मैनेजमेंट में कुछ भी
टंगड़ी अड़ाए, कुछ भी पंगे करे, कुछ भी इंटरफेयर करे, क्योंकि उनका तो सिस्टम ही जा चुका है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। कोई पार्टनर आता है, कोई जाता है ना, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन एलएलपी चलती रहेगी, ऐसी तो है। अब कोई पार्टनर आता है, कोई जाता है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी चाहिए? आंसर इज यस, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, चलिए कितने दिन में देनी चाहिए? यस बता रहे हैं सारी बातें। 15-30-30 का सिस्टम है, बात करते हैं जल्दी से। हर पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को। सबसे पहले तो कोई चेंज हुआ उसके नेम में या एड्रेस में, मतलब आधार कार्ड में चेंज हुआ, अल्टीमेटली चेंज इन द आधार, देन द पर्सन विल इंटीमेट द एलएलपी। कितने दिन में? 15 डेज के अंदर। आज कोई चेंज हुआ, उसके 15 डेज के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज पर्सन विल इन्फॉर्म टू द एलएलपी। क्लियर? अब क्या कहता है एलएलपी। अब एलएलपी की क्या ड्यूटी है, ध्यान सुनिएगा। एक एलएलपी की क्या ड्यूटी बनती है? जब पर्सन पार्टनर नहीं रहता तो यस रजिस्ट्रार को वो बताएंगे विद इन 30 डेज। कौन बताएगी? एलएलपी, जिस दिन से वो पर्सन पार्टनर नहीं रहता। और कोई पर्सन का नेम, एड्रेस, आधार कार्ड चेंज हो रहा है तो यस वो भी बताएंगे। कौन? एलएलपी, 30 डेज के अंदर अंदर उस चेंज की। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब पार्टनर को कितने दिन में एलएलपी को बताना है? 15। पार्टनर को बताना है किसको? एलएलपी को। कितने दिन में? 15 डेज में। एलएलपी को रजिस्ट्रार को कितने दिन बताना है? 30 डेज में। क्लियर? बात समझे? जिस दिन से वो पार्टनर रहे, क्लियर, जिस दिन से वो पार्टनर नहीं रहे, और क्या रहे, या तो वो रहे या पार्टनर नहीं रहे। कोई आ रहा है तो पार्टनर, कोई जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर। कह रहे जी इस चीज की इंफॉर्मेशन 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी प्रोवाइड कर देगी मिस्टर रजिस्ट्रार महोदय को। क्लियर? और रजिस्ट्रार महोदय के पास एक स्टेटमेंट भी, एक नोटिस भी फाइल किया जाएगा, जो जो भी उसके रिक्वायरमेंट है। अल्टीमेटली एलएलपी को चलाता कौन है? डीपीई, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही तो मैनेजमेंट संभालते हैं। तो यस द फॉर्म शुड बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो तरीका बताया हुआ हो उसके हिसाब से, उस तरीके को फॉलो करते, उस मैनर को फॉलो करते हुए वो लोग बता देंगे किसको? रजिस्ट्रार को। क्लियर? चलिए बात करते हैं। A notice filed with the registrar क्या करेगा? shall be in such form and accompanied by such fee। अरे इसकी तो पूछने की जरूरत ही नहीं है यार, कुछ भी दिया जाएगा, कुछ भी बताया जाएगा अपने को। जैसे मंदिर में जाते अपन कुछ चढ़ावा चढ़ा कर आते हैं ना, ऐसे ही गवर्नमेंट का सिस्टम है कि अपन एक बार रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन लेके, तो कुछ ना कुछ तो अपने को देना ही है। जो भी फी वहां पर बताई गई हो वो फी आपको पे करनी पड़ेगी। और क्या करें? साइन होगा बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको साइन भी करेंगे। यस इफ इट रिलेट्स टू इनकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर आ रहे हैं तो यस वो पार्टनर अपनी स्टेटमेंट देंगे कि यस आई एम रेडी टू बिकम द पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी, ऐसा कहकर वो सिग्नेचर भी करेंगे। तो यस उसको ऑथेंटिकेट भी करेंगे। तो ये भी सबमिशन सबमिट की जाएगी इसके पास, मिस्टर रजिस्ट्रार महोदय के पास। क्या करें हैं? इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर, कोई आ रहा है, shall contain a statement by such partner that he consents to become a partner, signed by him and authenticated in the manner as we prescribed। जो भी मैनर बताया जाए, जो भी तरीका बताया जाए, मैं उसके हिसाब से इस काम को करने के लिए रेडी हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ एनी पार्टनर कंट्रोवाइंस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो एलएलपी और सब पार्टनर कितना पनिशेबल होंगे? 2000 से लेकर 25,000 तक। क्लियर? सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कितना? 2000 to 25,000। कह रहे जी अगर कोई पार्टनर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है एलएलपी को, जो पार्टनर एलएलपी का पार्टनर नहीं रहे हैं, तो यस वो क्या कह रहे हैं? अगर रजिस्ट्रार महोदय के पास इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं कराते हैं तो क्या कर सकते रजिस्ट्रार महोदय?
क्या कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रार महोदय के पास वो जाएंगे और कहेंगे सर मेरे को थोड़ा समय नहीं लग पाया, या एक रीजनेबल कॉज होगा कि यस एलएलपी भी रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं कर पाई है या और पार्टनर भी नहीं कर पाए हैं, तो यस इस चीज की कंफर्मेशन ले लेगी एलएलपी से भी और पार्टनर से भी रजिस्ट्रार इस चीज को एक नोट डाउन कर लेगा, अपने पास लेटर लिखवा लेंगे कि यस मैंने ये जो नोटिस दिया जाना था वो नोटिस अभी तक फाइल नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो इसको एक्सेप्टेंस बाद में मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। रजिस्ट्रार इस बात को कह देगा कि यस एलएलपी ने कोई नोटिस फाइल नहीं किया है, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कंफर्मेशन दी है तो यस एक्सेप्टेंस है। लेकिन कह रहे अगर कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी, 15 दिन के अंदर अंदर कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी, फर्स्ट तो पहले कंफर्मेशन ही देंगे, तो रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय पर्सन सीजिंग टू ए पार्टनर अंडर दिस सेक्शन। पार्टनर की ड्यूटी कहां तक, एलएलपी तक। पार्टनर किसको बताता है, एलएलपी को बताता है। अब एलएलपी की ड्यूटी बनती है किसको, अब एलएलपी किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को बताएगी। क्लियर, एलएलपी तो हमारी रजिस्ट्रार को बताएगी ना सारी बातें कि आइए रजिस्ट्रार जी बातें समझिए, और अब ये जो एलएलपी है ये नोटिस फाइल नहीं करती है, इन दैट केस क्या कहते हैं कि यस कोई कंफर्मेशन एलएलपी से नहीं आते रजिस्ट्रार के पास, तो जो पर्सन सीज हो रहा है पार्टनरशिप से जो जा रहे हैं वो 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार महोदय को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते कि मैं अब इस एलएलपी का पार्टनर नहीं रहा हूं, तो क्या अलाउेबल है, बिल्कुल अलाउेबल है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पार्टनर की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, पार्टनर की अपनी ऑब्लिगेशंस खत्म, जो भी उन्होंने बतानी थी। अल्टीमेटली रजिस्ट्रार को पता चल जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा कर दिया गया है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या तो एलएलपी को बता दें या रजिस्ट्रार महोदय को बता दें। क्लियर, चलिए इतना ही आज के लिए, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।